तो शुरुआत मैं ऐसे करना चाहूंगा। कुछ तरंगें ऐसी होती हैं जो क्षोभ सीमा के ऊपर वाली, ये जो लाइन दिख रही है ना, इसे बोलते हैं क्षोभ सीमा की ऊपरी परत। ये है क्षोभ सीमा की निचली परत। क्षोभ सीमा की ऊपरी परत का संबंध है समताप मंडल से, और क्षोभ सीमा की निचली परत का संबंध है क्षोभ मंडल से। तो क्षोभ मंडल के ऊपर वाले भाग में या क्षोभ सीमा के निचली वाली परत में एक ही बात है भाई, क्षोभ मंडल का ये ऊपर वाला भाग होगा और क्षोभ सीमा की निचली परत होगी। एग्जाम में जो भी तुम लिख के आओगे तुम्हारी कला है। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्षोभ सीमा की निचली परत में पश्चिम से पूरब, क्षोभ सीमा की निचली परत में पश्चिम से पूरब चलने वाली सर्पिलाकार सक्रिय पट्टी की पवनें जो ऊर्जा का प्रवाह मानी जाती हैं, उनको जेट स्ट्रीम कहा जाता है। जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण पश्चिम से पूरब की दिशा में चलती हैं। तो जब जेट स्ट्रीम मुझे बनानी होगी तो मैं पश्चिम से पूरब, चूंकि पृथ्वी वैसे ही घूम रही है, तो जब भी तुम्हें जेट स्ट्रीम लिखने के लिए आए, तुम एक तो लोकेशन उसकी याद रखो कि क्षोभ सीमा की निचली परतों के आसपास जमीन से लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो पवनें पश्चिम से पूरब की दिशा में इस प्रकार से लहराते हुए चलती हैं, उन्हीं को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। इनकी परिभाषा मैं आगे लिखाऊंगा, मैं खुद लिखाऊंगा जेट स्ट्रीम। अभी बस इतना ध्यान रखो कि जेट स्ट्रीम मैं कभी भी तुमको बोलूंगा तुम इमेजिन कर लेना कि क्षोभ सीमा के निचले वाले हिस्से में चल रही हैं। चूंकि ये इस प्रकार से सर्पिलाकार चलती हैं सुरंग और गर्त बनाते हुए, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि मानकर चलना ये वाली जो मैंने लाइन खींची है ये क्षोभ सीमा है, और पॉसिबिलिटी बेटा ये है कि ये इस प्रकार से लहरा के चल रही है, ऊपर नीचे ऊपर, हो सकता है ज्यादा लहरा जाए तो ऊपर निकल जाएगी, पॉसिबिलिटी है। यानी कि अगर ये वाली लाइन मेरे लिए क्षोभ सीमा है तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जेट स्ट्रीम का कुछ हिस्सा क्षोभ सीमा को पार करके क्षोभ सीमा की ऊपरी परतों में फ्लो होने लगे? पॉसिबिलिटी है सर, हवा है, हवा को कौन रोक सकता है? कोई लाइन तो है नहीं है कि खींच दी उसके ऊपर नहीं जाएगा। इस क्षोभ सीमा के ऊपर वाली परत में यानी कि समताप मंडल में जब जेट स्ट्रीम का प्रभाव हो जाता है तो वहां पर भी जेट स्ट्रीम चलेगी, है तो वो जेट स्ट्रीम का ही एक हिस्सा। उस जेट स्ट्रीम की खोज की थी रोजवी ने कि समताप मंडल के निचले वाले हिस्से में भी कुछ हवाएं चलती हैं। चूंकि जितनी भी हवाएं हैं वो सब क्षोभ मंडल में चलानी है वैज्ञानिकों के अनुसार, समताप मंडल में किसी भी प्रकार की कोई हवा चलानी ही नहीं है। फिर भी इसके बावजूद समताप मंडल के निचली वाली परत में जिसका हिस्सा क्षोभ मंडल को टच कर रहा है, क्षोभ सीमा को टच कर रहा है, वहां पर जेट स्ट्रीम का कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है, स्वाभाविक है। और यह खोज की थी रोजवी ने। इसीलिए ऐसी जेट स्ट्रीम जो क्षोभ सीमा के ऊपरी वाली परत या समताप मंडल के निचले वाले हिस्से में प्रवाहित होती हैं, ऐसी जेट स्ट्रीमों को रोजवी वेव्स कहा जाता है। अब 3 नंबर में तुमसे पूछेगा कि रोजवी पवन किसे कहते हैं। ये इसलिए बोल रहा हूं कि जो तुमने आगे एलनीनो और लानीनो पढ़ोगे उसमें भी यही नाम तुमको देखने को मिलेगा। बोलो, अगर 2 नंबर में तुमसे पूछा जाए रोजबी पवन किसे कहते हैं तो लिख पाओगे? बोलो सर हम मोटा मोटा लिख देंगे, बाकी आप लिखाओगे तो उसको रट लेंगे हम। बहुत बढ़िया, बस एक ही लोगों को समझ में आई मेरी बात क्या? एक ही लोगों को समझ में आई क्या मेरी बात? ये है रोजबी पवन। ये है रोजबी पवन। अगर पूछा जाएगा मुझसे, कोई पूछेगा तो मैं बोल दूंगा ये रोजबी पवन है। हाँ, अब अगला बात, क्योंकि रोजबी पवन एक प्रकार की जेट स्ट्रीम होती है जो क्षोभ सीमा की ऊपरी परत अर्थात समताप मंडल के निचले हिस्से में बहती है। अच्छा, मैं अगर ऐसे बोलूं
कि जितनी भी जलवाष्प है वो सब क्षोभ मंडल में ही होगी, और जहां जलवाष्प है वहां बादल भी होंगे। इसका मतलब थोड़ी बहुत जलवाष्प की कंडीशन भले ही 0% हो, लेकिन कुछ बूंदें जेट स्ट्रीम में भी होगी, क्योंकि जलवाष्प तो कहीं भी बैठ सकती है। हाँ सर, स्वीकार करते हैं। तो यदि जेट स्ट्रीम में थोड़ा बहुत जलवाष्प का प्रभाव हो सकता है और जलवाष्प बादल बनने का प्रमुख कारण हो सकता है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इस क्षोभ सीमा को पार करके जब यह जेट स्ट्रीम रोजवी तरंग बन रही होगी, तो क्या ये रोजवी तरंग उस जलवाष्प को समताप मंडल में नहीं छोड़ेगी? हाँ सर, पॉसिबल है। तो अगर समताप मंडल में जलवाष्प पहुंचाने का काम रोजवी तरंग कर रही है, तो वो जलवाष्प उस समताप मंडल में बादल का निर्माण करेगी। हाँ सर, करेगी। तो क्या समताप मंडल में बादलों का निर्माण हो सकता है? होता है। समताप मंडल के किस हिस्से में बादलों का निर्माण हो सकता है? समताप मंडल के निचले हिस्से में, जो क्षोभ सीमा को स्पर्श कर रहा है। बादलों के निर्माण का प्रमुख कारण क्या है? तुम बोलोगे सर जलवाष्प। वहां जलवाष्प किसने पहुंचाई? रोजबी तरंग ने। रोजबी तरंग वहां कैसे पहुंची? जेट स्ट्रीम हो सकता है बहकावे में आके क्षोभ सीमा पार कर गई हो, पाकिस्तान पहुंच गई हो वो लाइन पार करके। तो ऐसे बादल जो समताप मंडल में बनते हुए दिखते हैं, ऐसे बादलों को मैस्करनीज बादल कहा जाता है, जो पच्छाव प्रकृति के बादल होते हैं। अब प्री के लिए भी याद रखो थोड़ा सा कि समताप मंडल में बिल्कुल भी बादल नहीं बनते, सरासर झूठ है। समताप मंडल में बादल बन सकते हैं, बस उन बादल के द्वारा वर्षा नहीं होगी। फर्क समझना, समताप मंडल में बनने वाले बादल आजीवन कभी भी वर्षा नहीं कराएंगे, ये भीष्म प्रतिज्ञा है उनकी। लेकिन समताप मंडल में बादल बन सकते हैं। क्योंकि समताप मंडल में बादल यदा कदा ही होते हैं, बिल्कुल छितरे हुए। बहुत बादलों की कल्पना तुम कर ही नहीं सकते। जैसे किसी गंजे के सर में एक बाल अगर आ जाए, तो तुम ये समझना कि उस गंजे के सर में पूरा गंजा है, एक बाल है, तो उसे तुम ये नहीं बोलोगे उसका पूरा बाल ही बाल है। ऐसे समताप मंडल में एक आध कहीं बादल के छित्ते मिल जाएंगे, एक आध कहीं छित्ते मिल जाएंगे, बादल बादल है नहीं है। इसीलिए जो हवाई जहाज उड़ाने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? हवाई जहाज उड़ाते हुए सीधा वो ये कोशिश करते हैं कि हम यहां से उड़ते हुए जाएं और समताप मंडल में पहुंच जाएं। क्षोभ मंडल में क्यों नहीं उड़ाना चाहते हैं? अरे भैया, क्षोभ मंडल में बादल ही बादल होंगे, सामने पक्षी उड़ के आ रहा है, क्या हो रहा है उन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। और बादलों से घर्षण अगर करेगा कोई भी पदार्थ, तो घर्षण से तापमान बढ़ेगा, घटना होने की चांसेस होते हैं। तो चाहेगा कि हम ऐसी जगह उड़ान भरें जहां कम से कम घर्षण हो, कम से कम बादल हो। इसीलिए हवाई जहाज कोशिश ये करता है कि जैसे हम उड़ें, ऐसे टेक ऑफ करके सीधे कहां पहुंच जाएं? समताप मंडल में। लेकिन समताप मंडल में पहुंचने के लिए तुमको एक बाधा से गुजरना पड़ेगा, और वो बाधा क्या है? जेट स्ट्रीम। और जेट स्ट्रीम बहुत तेज चलने वाली हवाएं होती हैं। तो जब भी कोई बादल इस समताप मंडल के लिए जाता है, तो बीच में जेट स्ट्रीम की जो पट्टी मिलती है, जब वो उससे गुजरेगा तो तेज हवाओं के झटके उसको लगेंगे, तो बादल में खड़ 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 झटके मारता है बादल। तो अगर किसी को लगता है कि हवाई जहाज झटके नहीं मारता, हवाई जहाज में दचके नहीं लगते, तो मैं बता दूं, हवाई जहाज में भी वैसे दचके लगते हैं जैसे किसी गड्ढे वाली सड़क पर चलने वाली बस में लगते हैं। और ये दचका केवल तब लगेगा जब वो हवाई जहाज किसी जेट स्ट्रीम के बहकावे में आ जाएगा। जेट स्ट्रीम की स्पीड कहीं ज्यादा होती है, कहीं कम होती है। लेकिन अगर कोई हवाई जहाज जेट स्ट्रीम को चीर के निकलेगा, जो कि उसको निकलना ही है, क्योंकि अगर वो जेट स्ट्रीम को चीर के नहीं निकलेगा तो वो समताप मंडल में नहीं पहुंचेगा। वो समताप मंडल में कोई बादल क्यों पहुंचना चाह रहा है? क्योंकि समताप मंडल एकदम साफ दिखाई देता है। जब कोई बादल समताप मंडल में उड़ता है ना हवाई जहाज, आप में से जब कई बैठे होंगे, या जब आप डीएसपी एसडीएम बन जाओगे तो बैठने का मौका मिलेगा, तो आप सीट के द्वारा देखोगे तो नीचे आपको बादल दिखाई देंगे, आप बादलों के ऊपर उड़ रहे होते हैं, एकदम आसमान साफ दिखाई देता है वहां पर, क्योंकि वो समताप मंडल है। तो कोई पूछेगा कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं, तो बोल देना समताप मंडल में उड़ते हैं। हवाई जहाज समताप मंडल में क्यों उड़ते हैं? क्योंकि समताप मंडल एकदम साफ होता है। साफ क्यों होता है? क्योंकि बादल नहीं बनते। बादल क्यों नहीं बनते? क्योंकि जलवाष्प तो पूरी क्षोभ मंडल में ही है। तो क्या बिल्कुल बादल नहीं बनते? यदा कदा बन जाते हैं। वो यदा कदा क्यों बनते हैं? क्योंकि जलवाष्प पहुंच जाती है।
अच्छा, जलवाष्प कौन ले जाता है? शायद जेट स्ट्रीम क्षोभ सीमा को पार करके रोजबी तरंग का रूप ले लेती हो और वो थोड़ी बहुत जलवाष्प वहां तक पहुंचा देती हो। रोजबी तरंग के अलावा भी और कई माध्यम हो सकते हैं जलवाष्प पहुंचाने का। मैं तो केवल एक तरीका बता रहा हूं कि क्षोभ मंडल में भी बादल बन सकते हैं। ऐसे बादलों को मैस्करनीज बादल कहा जाता है और ये बादल वर्षा नहीं कराते। क्लियर है ये बात? वेरी गुड। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने एक कौन सी पवन कर ली? रोजबी पवन कर ली। एक हमने कौन सी स्ट्रीम कर ली? जेट स्ट्रीम कर ली। अच्छा, इन दोनों में से हमारे सिलेबस में कौन सा वाला है? जेट स्ट्रीम हमारे सिलेबस में है। तो अब तो बुद्धि काम कर रही है कि जेट स्ट्रीम अगर पूछ सकता है तो हो सकता है वो मुझसे थोड़ा सा बढ़ाकर जेट स्ट्रीम के साथ साथ रोजबी तरंग भी पूछ ले। अच्छा, अब नीचे आओ बेटा, नीचे आओ। मैं समझाने के लिए ऐसे बोल दे रहा हूं कि ये वाला जो एरिया है ये 0 किलोमीटर है। ऊपर गए ये वाला एरिया है ये 10 मीटर है, यानी जमीन से 10 मीटर ऊपर है हम लोग। ठीक है बेटा? ऊपर आए ये वाला जो एरिया है ये 60 मीटर है। 60 मीटर है। इसके ऊपर जैसे गए तो कौन सा है ये? 60 मीटर है। इसके ऊपर आए ये वाला जो एरिया है ये 1 किलोमीटर है। और फिर ये वाला जो मान लो एरिया है ये 12 किलोमीटर है। यानी 12 किलोमीटर के आसपास क्षोभ सीमा के समीप जो पवनें चलती है उनको जेट स्ट्रीम कहते हैं। और ऐसी जेट स्ट्रीम जो ऊपरी क्षोभ सीमा से जुड़कर चलती है उसको रोजबी तरंग कहते हैं। उसको रोजबी ने ढूंढा था। अब आए हैं थोड़ा सा नीचे। ठीक वैसे ही समझना कि जेट स्ट्रीम का ऊपरी प्रभाव तो रोजबी कहलाता है। अगर मैं जमीन से 1 किलोमीटर ऊपर चला जाऊं तो भी मुझको हवा का प्रभाव देखने को मिलेगा, पर वो जेट स्ट्रीम तो नहीं होगी। लेकिन है तो वो भी ऊपरी वायु परिसंचरण, यानी कि जो वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में हो रहा है। तो ऐसी हवाएं जो लगभग जमीन से 1 किलोमीटर ऊंचाई पर फ्लो करती हों और वो भी सीधी दिशा में, उसमें किसी प्रकार का सुरंग और गर्त नहीं बनता, सीधी दिशा में। यानी आप मेरी बात समझ रहे हो बेटा आप लोग कि जमीन से कोई हवाई जहाज उड़ेगा तो उसको एक प्रकार की हवा कहाँ मिलेगी? 10 मीटर की ऊंचाई पर। दूसरी प्रकार की हवा कहाँ मिलेगी? 60 मीटर की ऊंचाई पर। तीसरी प्रकार की हवा मिलेगी उसको 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर। फिर उसको सीधे जेट स्ट्रीम मिलेगी। तो ऐसी हवा जो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर चल रही है, ऐसी हवाओं को प्रति व्यापारिक पवनें कहा जाता है। ऐसी हवाओं को प्रति व्यापारिक पवनें कहते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि क्षोभ सीमा के जस्ट नीचे प्रति व्यापारिक पवनें प्राप्त होती हैं। सर आपने इसको प्रति व्यापारिक पवनें क्यों कहा? इसके पीछे का प्रमुख कारण क्या है? आप अगर याद कर पा रहे हो सभी बच्चे, तो मैं ये वाला डायग्राम आपको दिखाना चाहूंगा। सब बच्चों को कहानी में समझना है कि ये है हाई प्रेशर, ये भी है हाई प्रेशर। हवाएं चलती हैं हाई से लो की तरफ। चूंकि ये हवाएं चल रही हैं कहां से? पूर्वी वाले हिस्से से। ये 30 डिग्री है उत्तरी गोलार्ध का, ये 30 डिग्री है दक्षिणी गोलार्ध का। तो 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, इन दोनों से चलने वाली हवाएं जो 0 डिग्री की ओर भागती हैं उनको पूर्वा पवनें कहा जाता है। इन्हीं को व्यापारिक पवन कह रहे हैं। यानी जो हवाएं 30 से 0 की ओर चल रही हैं उनको हम लोगों ने व्यापारिक पवनों के रूप में परिभाषित किया। यहां पर जरा देखो ध्यान से, ये है 30 डिग्री, ये है 0 डिग्री। तो जमीन के ऊपर जो 30 से 0 की ओर जा रही है ये व्यापारिक है। लेकिन जमीन के जस्ट ऊपर जो 0 से 30 की ओर जा रही है आसमान में, ये है प्रति व्यापारिक। क्या ये बात मैं समझा पाया हूं आपको? तो सीधी सी बात ये है इस पूरी कहानी की कि 1 किलोमीटर से लेकर ऊपर 12 किलोमीटर के बीच की जो हवाएं चल रही हैं वो सब प्रति व्यापारिक हैं। उसके ऊपर जो हवाएं चल रही हैं वो सब जेट स्ट्रीम हैं। उसके ऊपर जो हवाएं चल रही हैं वो सब रोजबी तरंग हैं।
तो प्रति व्यापारिक का मतलब है व्यापारिक का उल्टा, एंटी ट्रेड विंड्स, इंग्लिश में इनको कहते हैं एंटी ट्रेड विंड्स। अ विंड विच फ्लो फ्रॉम 30 टू इक्वाटोरियल रीजन near the surface called trade wind, and the vice versa of trade wind considered as anti trade wind which always flow from 1 किलोमीटर up to 12 किलोमीटर west to east। तो इसको हम बोलते हैं एंटी ट्रेड विंड्स या प्रति व्यापारिक पवन है। तो 2 नंबर में प्रति व्यापारिक पवन आएगा। हाँ सर, हम इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे कवर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं अब इसको लेकर, और नीचे आए। जैसे ही नीचे आएंगे तो फिर पवनों का एक एरिया दिखाई देगा जो 60 मीटर से लेके 1 किलोमीटर के बीच में प्रवाहित हो रही होगी। तो सर इसका नाम बदल जाएगा, अब इसको कहेंगे हम घर्षण विंड, घर्षित पवनें बोलते हैं इसको हम लोग, फ्रिक्शनल विंड बोलते हैं। तो जो फ्रिक्शनल विंड होती हैं वो 60 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर के बीच में चलती हैं, इनको घर्षित पवनें कहा जाता है, फ्रिक्शनल विंड। ये सब वायुमंडल की ऊपरी परिसंचरण का हिस्सा है। घर्षित पवन आता है, प्रति व्यापारिक पवनें आती हैं, व्यापारिक पवनें आती है, जेट स्ट्रीम आता है, रोजबी पवन आता है। बस तुमको क्या करना है, ऊंचाई याद रखना है, बाकी इनको फ्लो करते जाना। अब कुछ पवनें ऐसी होती हैं जो 10 से लेकर 60 के बीच में प्रवाहित हो रही होती हैं, जो कि दिख रही हैं। इन पवनों की खोज की थी वियोफोर्ट ने, इसीलिए इन पवनों को बियोफोर्ट पवन या बियोफोर्ट विंड के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गई हैं बियोफोर्ट विंड। ये क्या हो गई हैं, बियोफोर्ट विंड। और जो हवाएं 0 से लेकर 10 मीटर के बीच में प्रवाहित होती हैं उनको कहा जाता है सतही विंड या सतही पवनें, सतही पवनें, सतही पवन। अब तुमसे पूछे सतही पवन किसे कहते हैं, ऊंचाई के हिसाब से बता देना। ब्यूफोर्ट पवन किसे कहते हैं, घर्षित पवन किसे कहते हैं, व्यापारिक पवन किसे कहते हैं, जेट स्ट्रीम किसे कहते हैं। सर प्रति व्यापारिक पवनों की रेंज क्या होती है? रेंज वही 1 से लेके 10 किलोमीटर के बीच में, क्षोभ सीमा तक पूरा जो एरिया बहरा होता है वो सब प्रति व्यापारिक पवन ही है। एक्चुअली 2 ही पवन होती हैं, एक प्रति व्यापारिक और एक व्यापारिक। उस व्यापारिक को मैंने 3 टुकड़ों में तोड़ दिया। अब ऐसे बोलो सर 2 मार्कर्स हमारे क्लियर हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 मार्कर्स इसमें क्लियर हैं जिसमें आप हमें फोकस करवाने वाले हो जेट स्ट्रीम पर। हमें सिर्फ जेट स्ट्रीम से मतलब है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। ठीक, हाँ आगे आ जाओ। अब जेट स्ट्रीम को समझने के लिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझना। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं जेट स्ट्रीम, प्रति व्यापारिक, घर्षित, ब्यूफोर्ट और सतही पवन, इन 5 को उठा लूं, 4 को या 5 को, जेट स्ट्रीम से लेकर सतही पवन, इन 5 पवनों में से सबसे कम गति किसकी होगी और क्यों? इन 5 में सबसे कम गति किसकी होगी और क्यों? सतही पवन की घर्षण। भानु एक्सीलेंट बेटा, बहुत शाबाश, शानदार बेटा। ये बात सही है कि जब कोई पवन सतह पर चलती है तो वह जमीन के साथ घर्षण करेगी, और अगर घर्षण करेगी तो गति तो कम हो ही जाएगी। ठीक वैसे ही कि अपने किसी दोस्त को जमीन पे पटक लो और उसके दोनों पैर पकड़ के उसको खींचो, तो जमीन पर वो तुमको बहुत टाइट खींचता हुआ दिखेगा, क्योंकि घर्षण कर रहा है वो, तो उसकी स्पीड खींचने की कम हो जाएगी। उसी को तुम स्विमिंग पूल में या तालाब में पटक दो और फिर खींचना, तो घर्षण कम हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये यहाँ पर यह स्पष्ट करना चाह रहा हूं
कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे पवन का जो घर्षण हो रहा होता है वो कम होता जाता है, और अगर पवन का घर्षण कम हो जाएगा तो याद रखना उसकी जो गति है वो बढ़ती जाएगी। इसीलिए सतही पवन की गति उतनी तेज नहीं होती है जितनी जेट स्ट्रीम की होती है। इसका एक कारण ये भी मानेंगे कि घर्षण नहीं है, और अन्य कारणों पर यह डिपेंड करता है। हाँ, निर्देश गलत जवाब हो जाएगा। हाँ, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियम जो लगता है वो गति कम करने के लिए लगता तो है, पर गुरुत्वाकर्षण के लिए ऊपरी परिसंचरण को अवतरित करने के लिए ही इसका प्रयोग करना है प्रमुख रूप से। देखो, मैं एक चीज समझाऊं आपको, मैं इसमें फंसना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मन में प्रश्न आया तो सुन लो। मान लो कि मेरे पास एक कोई बंदूक है, इस बंदूक से मैंने एक बुलेट फायर कर दी, और ये जो बुलेट ऐसे जा रही है और यहां पे इस एक्स पॉइंट को जाके भेजना है, तो इसको जाना तो एक्चुअली ऐसा है, तभी वो जाके जैसे ही आगे जाएगी तो वो इस प्रकार से नीचे की ओर जाना शुरू कर देगी। उसका प्रमुख कारण है, एक तो उसकी गतिज ऊर्जा, ह्रास हो रहा है, जब वो गोली चली होगी तो उतनी स्पीड नहीं पकड़ पाई होगी, और दूसरा ये है कि गुरुत्वाकर्षण उसको नीचे खींच रहा है। इससे ये तो समझ में आ रहा है कि अगर कोई जाता है तो वो नीचे आएगा। इसीलिए निशानेबाज अपने लक्ष्य से थोड़ा ऊपर निशाना लगाता है। उसे मालूम है कि गोली जब मैं ऊपर चलाऊंगा तो स्वतः ही वो नीचे आएगी और लक्ष्य पे जाकर लग जाएगी। ये कला होती है, इसमें भी गणित लगता है। तो जो पवन है, वो पवन जब जा रही होगी तो स्वाभाविक उसको कोई ना कोई तो बल नीचे खींचेगा, है ना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें कुछ ना कुछ बल तो लगेगा।